इसलिए जीडीपी एक पावरफुल इंडिकेटर है लेकिन कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। इकोनॉमी एक चेन की तरह काम करती है। एक देश फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन से जीडीपी बढ़ा सकता है, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल और न्यूट्रिशन इंप्रूव नहीं हुए तो ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रहता है। उसी देश का आम आदमी पूछता है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मेरी सैलरी क्यों नहीं? अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो नौकरी मिलना मुश्किल क्यों है? अगर देश अमीर होता जा रहा है तो मुझे गरीबी क्यों महसूस हो रही है? जैसे किसान गेहूं उगाता है, मिल वाला उससे आटा बनाता है और फिर बेकरी वाला उस आटे से ब्रेड बनाता है। अगर जीडीपी में गेहूं, आटा और ब्रेड तीनों की फुल वैल्यू अलग अलग जोड़ दी जाए, ग्रोथ का फायदा देश के 10 बड़े लोगों को या कुछ बड़ी कंपनीज को मिला है तो जीडीपी ऊपर जाएगी, लेकिन जो आम आदमी है सड़क पर, उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सोचिए, एक देश में बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, आईटी कंपनीज बिलियन डॉलर डील कर रही हैं, सरकार कह रही है देश की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी देश का आम आदमी पूछता है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मेरी सैलरी क्यों नहीं? अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो नौकरी मिलना मुश्किल क्यों है? अगर देश अमीर होता जा रहा है तो मुझे गरीबी क्यों महसूस हो रही है? क्या मैं अकेला हूं जो पीछे रह गया? यही से शुरू होती है जीडीपी की असली कहानी, जिसको हम आसान भाषा में समझेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में किसी देश की सीमा के अंदर साल में जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है डोमेस्टिक, इसका मतलब है देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन। कंपनी बाहर की हो सकती है, उसमें काम करने वाले लोग भी चाहे बाहर के हों, लेकिन प्रोडक्शन देश के अंदर होना चाहिए। जैसे एप्पल ने अभी इंडिया में फोन बनाना स्टार्ट किया है, तो वह प्रोडक्शन अब इंडिया की जीडीपी में आएगा, अमेरिका की में नहीं, क्योंकि फोन इंडिया की जमीन पर बना है। दूसरा है फाइनल गुड्स, यानी वो चीज जो लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचती है। जैसे किसान गेहूं उगाता है, मिल वाला उससे आटा बनाता है और फिर बेकरी वाला उस आटे से ब्रेड बनाता है। अगर जीडीपी में गेहूं, आटा और ब्रेड तीनों की फुल वैल्यू अलग अलग जोड़ दी जाए तो सेम चीज की वैल्यू डबल काउंट हो। इसलिए लास्ट में जो ब्रेड बना है, कस्टमर तक पहुंचा है, सिर्फ उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है। अब सवाल आता है, जीडीपी को मापा कैसे जाता है? देखिए, जीडीपी को ये 4 चीजें कंबाइन करके माप सकते हैं: कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन यानी लोग क्या खरीद रहे हैं, जैसे फूड, क्लोथ्स, फोन्स, कार्स, ट्रैवल और डेली यूज आइटम, जो भी एक आम इंसान रोज खर्च करता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, ये जो बिजनेसेस और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये फैक्ट्रीज, मशीन्स, सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग्स में कितना पैसा लगा रही हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी एक साल में गवर्नमेंट ने रोड्स, ब्रिजेस, डिफेंस, सैलरी, स्कूल और हॉस्पिटल पर कितना अमाउंट खर्च किया है। और लास्ट में है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर एक देश दूसरे देश को ज्यादा सामान बेचता है और कम खरीदता है तो जीडीपी को बूस्ट मिलता है, लेकिन अगर वो खरीदता ज्यादा है और उतना बेच नहीं पाता तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है और उसका ओवरऑल इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ता है। इसके अलावा इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड करके भी जीडीपी को मेजर किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स। और यह भी समझा जा सकता है कि ये सेक्टर्स जीडीपी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर मानसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे क्रॉप आउटपुट बढ़ता है तो रूरल इनकम बढ़ती है, गांव में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो वो शहरों में सामान खरीदने जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर, बाइक्स, फोन्स और घर के लिए कोई भी सामान। फिर इस डिमांड का असर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे देश में कंजप्शन बढ़ता है तो इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, फैक्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और सप्लाई चेन एक्टिवेट होती है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, सब में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और सब में इनकम बनती है। तो ऐसे एक सेक्टर की ग्रोथ दूसरे सेक्टर को भी पुश करती है, यानी इकोनॉमी एक चेन की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो सेक्टर सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो जीडीपी में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, वो सबसे कम वैल्यू भी ऐड कर सकता है। इसकी बात आगे होगी वीडियो में, इस बात को हम आगे इंडिया के एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। जीडीपी ग्रोथ रेट का सीधा सा मतलब है किसी देश की इकोनॉमी पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ी या घटी। मान लीजिए पिछले साल किसी देश की जीडीपी $100 ट्रिलियन थी और इस साल बढ़कर $160 ट्रिलियन हो गई है, तो ग्रोथ रेट 7% हुई है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या यह ग्रोथ रियल है या सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से दिख रही है? यहीं से आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पर मेजर होती है, यानी जिस साल गुड्स और सर्विसेज बने हैं उसी साल के प्राइसेस से जीडीपी कैलकुलेट होती है। जैसे अगर पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन महंगाई बढ़ी है तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है।
रियल जीडीपी बताती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। इसलिए इकोनॉमी की रियल ग्रोथ समझने के लिए इकोनॉमिस्ट रियल जीडीपी को देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी को नहीं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक देश सिर्फ आलू प्रोड्यूस करता है। पिछले साल उस देश ने 10 आलू प्रोड्यूस किए और एक आलू का प्राइस था 10 रुपए, तो उस साल की टोटल जीडीपी बनती है 100 रुपए। इस साल फिर से वही 10 आलू प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन इस साल आलू की प्राइस है 11 रुपए, तो नॉमिनल जीडीपी 110 रुपए हो गई है। लेकिन देखने में जीडीपी 10% बढ़ी है, लेकिन प्रोडक्शन 0% बढ़ा है। पिछले साल भी आलू 10 बने थे और इस साल भी 10 आलू बने हैं, सिर्फ महंगाई 10% बढ़ी है। दूसरी तरफ रियल जीडीपी कहेगी कि कोई ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि असल में देश ने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं, सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं। रियल जीडीपी तब बढ़ती है जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ने से भी किसी देश की इकोनॉमी की पूरी पिक्चर नहीं दिखती। जीडीपी बताती है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन जीडीपी के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि देश में जो एवरेज पर्सन है वो कितनी कमाई कर पा रहा है, और ये हमें पता चलता है जीडीपी पर कैपिटा से। अगर आप देश की टोटल जीडीपी को उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो उस देश की जीडीपी पर कैपिटा वैल्यू निकल जाए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। दूसरा देश है जिसकी $1 ट्रिलियन जीडीपी है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 50 मिलियन है। तो ऐसे पहले वाले देश की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन दूसरे देश का एवरेज पर्सन ज्यादा अमीर फील कर सकता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा वैल्यू में भी दो प्रॉब्लम है। पहली की ये सिर्फ एवरेज है। सोचिए एक रूम में 9 लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपए है, एक आदमी है जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, तो ऐसे में रूम का एवरेज 10 लाख रुपए से ज्यादा होगा। लेकिन 9 लोगों की पॉकेट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं। एवरेज बड़ा दिख सकता है, लेकिन कई बार रियलिटी अलग होती है। यही होता है जब 5% लोगों के पास देश की 50% से ज्यादा दौलत होती है। पर कैपिटा इनकम हाई दिखती है, लेकिन 95% लोगों को गरीबी महसूस होती है। दूसरा है परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब किसी देश में उसकी लोकल करेंसी की रियल परचेसिंग पावर कितनी है। क्योंकि 100 रुपए इंडिया में जितना सामान खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि 100 रुपए में उसी वैल्यू का सामान अमेरिका में भी मिल जाए। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप इंडिया में एक दिन का 1,000 रुपए कमाते हैं और आपका दोस्त अमेरिका में एक दिन का $100 या 10,000 रुपए कमाता है। अब आप दोनों हेयर कट करवाने जाते हो। आपने 100 रुपए में हेयर कट करवाया है, जो कि आपकी डेली इनकम का 10% है, और वहीं आपके दोस्त ने $30 या 3,000 रुपए का हेयर कट करवाया है, जो कि उसकी डेली इनकम का 30% है। तो वैसे नंबर्स में वो आपसे अमीर दिख सकता है, लेकिन अपने देश में उसकी परचेजिंग पावर आपसे कम है। तो वैसे जीडीपी ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी की साइज बताती है, लेकिन कंट्री की रियल प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से नहीं मापी जा सकती। इसके लिए ये भी देखना चाहिए कि देश में क्या क्या इंप्रूव हुआ है और जीडीपी की ग्रोथ कहां से आई है। जैसे अगर ग्रोथ का फायदा देश के 10 बड़े लोगों को या कुछ बड़ी कंपनीज को मिला है, तो जीडीपी ऊपर जाएगी, लेकिन जो आम आदमी है सड़क पर, उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। दूसरा, जीडीपी बढ़ती है लेकिन हेल्थ और एजुकेशन कमजोर रहते हैं। एक देश फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन से जीडीपी बढ़ा सकता है, लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल और न्यूट्रिशन इंप्रूव नहीं हुए तो ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रहता है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग, ये जरूरी नहीं कि जो सेक्टर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो जीडीपी में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। वो सबसे कम वैल्यू भी ऐड कर सकता है। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर करोड़ों लोगों की जिंदगी का बेस है। इंडिया में लगभग 55% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। कोई खेत में काम करता है, कोई डायरी से इनकम कमाता है, कोई ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फर्टिलाइजर, सीड्स, फैक्ट्री, इरिगेशन और फूड प्रोसेसिंग चेन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के जुड़े होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 18% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर है, जिसमें आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और एजुकेशन है। इस सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा वैल्यू सर्विस सेक्टर से आती है। ये वैल्यू इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 54% है। यही इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ एग्रीकल्चर करोड़ों लोगों को काम देता है, लेकिन टोटल वैल्यू कम प्रोड्यूस करता है, और सर्विस सेक्टर कम लोगों के साथ बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल आंसर है प्रोडक्टिविटी। हर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी अलग होती है। जैसे एक छोटे आईटी ऑफिस में 100 लोग बैठकर काम कर रहे हैं, तो वो एक छोटे कमरे में बैठकर लैपटॉप से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में सिचुएशन अलग है। लोगों के पास खेत छोटे हैं, दूसरा बारिश कम ज्यादा होती है तो फसल रिस्क भी आ जाती है, और कई बार एक ही खेत में परिवार के कई लोग काम करते हैं, लेकिन जमीनें लिमिटेड हैं, तो ज्यादा लोगों के काम करने से भी टोटल इनकम ऑलमोस्ट सेम रहती है।
यही वजह है कि जीडीपी को अकेले नहीं देखना चाहिए। जीडीपी के साथ साथ हमें जीडीपी पर कैपिटल, रियल वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज भी देखनी चाहिए। एक और चीज जो लोग भूल जाते हैं, जीडीपी सब कुछ काउंट नहीं करती। घर में माँ खाना बनाती है, बच्चों की केयर करती है, बुजुर्गों को संभालती है, ये सब रियल वर्क है, लेकिन इसके बदले कोई मार्केट पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये सब जीडीपी में काउंट नहीं होता है। इसके अलावा ब्लैक इकोनॉमी, इनफॉर्मल वर्क, अनपेड लेबर और वॉलंटियर वर्क भी अक्सर जीडीपी में पूरी तरह कैप्चर नहीं होते। इसलिए जीडीपी एक पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। इसलिए जब अगली बार कोई कहे कि जीडीपी 7% से बढ़ गई है, तो सिर्फ तालियां मत बजाइए, सवाल पूछिए, रियल जीडीपी बढ़ी है, नॉमिनल जीडीपी? ग्रोथ किस सेक्टर से आई है? जॉब्स कितनी मिली है? इन्फ्लेशन कितना था? पर कैपिटा इनकम बढ़ी या नहीं? इनइक्वालिटी कमी हुई या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीडीपी ग्रोथ आम आदमी की जिंदगी में भी ग्रोथ बनकर आई है? क्योंकि एक देश की इकोनॉमी बड़ी हो सकती है, लेकिन असली विकास तब होता है जब उस ग्रोथ का असर लोगों की थाली, एजुकेशन, सैलरी, हेल्थ, हाउसिंग और डिग्निटी तक पहुंचे।